स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में आज हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया। यह प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर खेल परिसर के अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने एक अड़े मार्ग से ट्रॉफी गौरव यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन हम सभी के लिए गौरव की बात है। यह न केवल राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजन की क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार की वैश्विक छवि को और सुदृढ़ करेगा। राजगीर खेल परिसर में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। राजगीर के इस खेल परिसर में राज्य सरकार ने कई प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजन हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशों के खिलाड़ियों को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाईकोर्ट चौराहा स्थित ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान का भ्रमण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अकेडमिक ब्लॉक, क्लासरूम और संस्थान के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत भी की और संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के सिद्धार्थ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार की यात्रा पर तंज कसा। बोले, ये तो जन स्वराज का डर है। राहुल गांधी को बिहार में यात्रा करनी पड़ रही है। नीतीश और भाजपा की सरकार पेंशन बढ़ा रही है। पीके ने हसनपुर में तेज प्रताप यादव पर हमला बोला, लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता, जनता का गढ़ होता है। जनता जिसे चाहती है वही जीतता है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर भी हमला बोलते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। भ्रष्ट नेताओं और अफसर के मन में जनसुराज का डर है। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। हसनपुर विधानसभा के बिथान प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर करारा तंज दिया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को सड़क पर उतार दिया है। पहले लालू के डर से मोदी के लिए और अब मोदी के डर से लालू के लिए वोट मांगने का रिवाज था। यह जनसुराज का डर है कि अब पेंशन और मानदेय भी बढ़ गया है। बिजली 125 यूनिट तक फ्री हो गई। अब जनता के पास विकल्प हो गया है। उनका लालू और मोदी का डर खत्म हो गया है, इसलिए अब सारे नेता पैदल घूमेंगे। वहीं हसनपुर विधानसभा को राजद नेता तेज प्रताप यादव का गढ़ बताने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह रजवाड़ा नहीं है कि तेज प्रताप का या प्रशांत किशोर का गढ़ होगा। कहीं किसी का गढ़ नहीं होता है। गढ़ सिर्फ जनता का होता है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी उसका ही गढ़ होगा। डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है, सारे नेता पैदल पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है। जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है
और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हुई। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चोर चोर मौसेरे भाई बताते हुए कहा कि एक दिल्ली का चोर है, दूसरा पटना का। सम्राट चौधरी ने यात्रा में इस्तेमाल किए गए तिरंगे के रंगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को न्याय का पुरोधा और राहुल गांधी को जननायक बताना गलत है। चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण ही असली जननायक रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि अभी भी त्रुटियों को ठीक करने का समय है। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इन दलों ने कोई आपत्ति पत्र नहीं दिया है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद बूथ कैप्चरिंग और वोट चोरी की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा सिर्फ घुसपैठियों को बचाने और जनता को गुमराह करने के लिए है। चौधरी ने कांग्रेस और लालू परिवार को बिहार की गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा और लालू परिवार ने बिहार को चारा अलकतरा घोटाले से बर्बाद किया। उन्होंने तंज कसा कि आज लालू यादव मुखिया भी नहीं बन सकते। इसके पीछे की वजह राहुल गांधी है, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं और उनके घर किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटे को तो उन्होंने खुद कान पकड़कर बाहर किया था। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है, इसलिए उनकी जान को किसी तरह का खतरा नहीं है। लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, दो बड़ी आपत्ति हम लोगों की है साथी। एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जदयू विधायक संजीव कुमार ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगने का चुनाव आयोग का बयान आपत्तिजनक है। चुनाव आयोग कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करने का हक नहीं है। संजीव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। अपने गांव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी कई अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। बताते चलें कि हाल ही में विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू विधायक संजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ये कोई सेंसलेस बात है कि भाई माफी किस चीज का मांगना है, वो तो अपना साबित करेंगे, तो बात भी है। माफी इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को लीडर्स को माफी मंगवाने वाला? अनजस्टिफाइबल बात है ये। और इलेक्शंस बेटर रहेगा कि भाई इलेक्शन कमीशन कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो तो वो चुनाव आयोग है, तो आयोग की तरह काम करे। ये सब ऐसा बयान देकर के खुद ही उलझने वाली बात हो जाती है। कोई घुसपैठी नहीं है, हमारे समाज के, हमारे कास्ट के हैं और दिल्ली बॉम्बे में काम करते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए, उनका नाम कट गया। अब वो चुनाव में आएंगे तो क्या कहेंगे? तो गलतियां तो हो ही रही है, ये जेन्युइन वोटर्स का भी नाम कटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। निशांत कुमार ने कहा कि जो तेजस्वी यादव पिता की घोषणाओं को नकल किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वह बताएं कि पिछले 20 सालों से जो मेरे पिता नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, क्या वह सब भी उनका ही नकल है? उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यह दलील पूरी तरह से गलत है। इसके साथ उन्होंने अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा कि बिहार में एक बार फिर से उनके पिता के नेतृत्व में ही चुनाव होगी।
और चुनाव के बाद वहीं मुख्यमंत्री भी बनेंगे। निशांत कुमार ने कहा कि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो जनहित में है। हालांकि इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब को निशांत कुमार टाल गए। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में वांछित कुख्यात अपराधी विजय साहनी देर रात पटना पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि साहनी अपने साथियों के साथ पटना में कोई बड़ी वारदात करने वाला है। इस पर आलमगंज, माल सलामी और रामकृष्ण नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। रामकृष्ण नगर इलाके के आशापुर से साहनी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका हथियार विस्कोमान गोलंबर के पास झाड़ी में छिपा है। जब पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए ले गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साहनी के पैर में 2 गोलियां लगी। फिलहाल उसे NMCH पटना में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि विजय साहनी होटल संचालक संतोष कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और गोलियां बरामद की हैं। FSL टीम जांच कर रही है। विजय साहनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। पटना पुलिस ने राजधानी में सक्रिय अवैध हथियारों की मरम्मत और बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। देर रात फुलवारी थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के सामने छापेमारी की गई। यहां से कई हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान पता चला कि जेपी नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से पुराने और लापता हथियारों की रिपेयरिंग कर उन्हें बेचने का काम करता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह जानकारी मिल सके कि इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन जगहों पर हथियार सप्लाई किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की। यहां से भारी मात्रा में शराब और नशीला पदार्थ स्मैक बरामद किया गया। पटना पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जांच जारी है, जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा फेंका हुआ मिला है। दरअसल गैराज नुमा से टिन के टूटे हुए स्टैंड में दवाओं के साथ कई टूटा फूटा सामान भी रखा गया, जिसके चलते इसमें कचरे का ढेर बना हुआ है। खास बात यह है कि उस कचरे के ढेर में फेंके गए अस्पताल का एक्सपायरी दवाओं के बीच कई ऐसी दवाएं भी मिली जो कुछ महीनों के बाद या फिर अगले वर्ष एक्सपायर होने वाली थी। अस्पताल की ऐसी दवाएं जो एक्सपायर नहीं हुई थी उसे भी कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। जैसे ही यह मामला अस्पताल प्रशासन को मालूम हुआ, उसके बाद नॉन एक्सपायर्ड दवाओं को वहां से हटाकर पुनः अस्पताल के स्टोर में ले जाने की कवायद शुरू की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी मात्रा में अस्पताल के एक्सपायरी दवाओं को कचरे के ढेर में क्यों फेंका गया। साथ ही जो दवाएं एक्सपायर नहीं हुई थी वो भी कचरे के ढेर में क्यों फेंक दी गई। हालांकि इस बात पर पूछे जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने कहा कि वहां एक्सपायरी दवाओं के बीच कुछ नॉन एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं, जिसे कलेक्ट कर अस्पताल के स्टोर में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया है। झारखंड में भी सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर कई भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद निशिकांत दुबे, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने एनडीए के इस फैसले का स्वागत किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, ललमटिया थाना क्षेत्र डकैता में मीडिया से बातचीत के दौरान मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा गरीबों और असहाय लोगों की आवाज बन रहे थे, वे सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, इसी कारण उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। भाजपा नेता ने घोषणा की कि वे सूर्या हांसदा के परिवार से मिले, साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करेगी। इतने बच्चे जिनको सूर्या जी पढ़ा रहे थे, ये यही गवाह है, यही सबूत है कि सूर्या जी का कैरेक्टर क्या था। आज वो इनकाउंटर करने लायक थे या समाज में उनका एक महत्व था, समाज में उनको बनाने में, सोसाइटी में एक योगदान था। ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार अपराधी बना दे, पुलिस अपराधी बना दे, तो मुझे तो लगता है कि अब ये झारखंड में आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। साफ जाहिर है, सब चीज़ें ठीक है। अब राज्य की सरकार को चाहिए, अगर यदि सही मायने में जो अर्जुन मुंडा जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया है कि अगर यदि आदिवासियों के हित में न्याय दिलाने के लिए, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर सही मायने में नुमाइंदगी करती है सरकार, तो 100% इसकी जांच जो है निष्पक्ष एजेंसी से कराए और दूध का दूध पान का पान। आपके छात्र आपके होना ही है 100% निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंसी से इसे पूरे घटनाक्रम का जो सीधे हत्या की ओर इशारा करता है, इस घटना की जांच कराने के लिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा बीजेपी को, वो बीजेपी उठाए। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज 18 अगस्त को समाहरणालय परिसर में गृह मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर शुरू किए गए मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर लाइटनिंग सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस दौरान अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद नजर आए। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य वज्रपात से होने वाली जनहानि और क्षति को कम करने के लिए जन जागरूकता फैलाना है। तो वहीं ग्लोबल मीडिया के सहयोग से संचालित इस जागरूकता रथ के माध्यम से रांची जिले की 4 प्रखंडों रातू, नामकुम, ओरमांझी और सोनाहातू में 14 दिनों तक 18 अगस्त 2025 से 3 सितंबर 2025 तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड में 4 स्थल चिन्हित किए गए हैं जो स्कूलों, संस्थानों, बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आधारित हैं। इन स्थलों का में अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। इसी क्रम में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा है जिससे हर साल कई लोग प्रभावित होते हैं। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से उनका लक्ष्य लोगों को वज्रपात से बचाव के उपायों जैसे सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना, बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखना और अन्य सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा ये अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी होगा। हजारीबाग जिले से बिहार के रहने वाले एक युवक को भारी मात्रा में अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को प्राप्त हुई इस गुप्त सूचना के मुताबिक राजधानी रांची की ओर से आ रही एक बस के बाईं तरफ डिक्की में प्लास्टिक बोरे में गांजा रखकर गिरफ्तार युवक बिहार जा रहा था। इस सूचना की पुष्टि के लिए बरही के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी बरही को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने सशस्त्र बल के साथ बरही चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तारीख को अभियान के दौरान बस को रोककर जांच की गई और इसी क्रम में बस के कंडक्टर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि डिक्की में रखा बोरा बस में सवार एक यात्री का है। उसकी पहचान कराने पर यात्री का नाम रंजन कुमार के तौर पर हुआ, जिसकी उम्र 23 साल है। वो बिहार के गया जिले का रहने वाला है। तो वहीं प्लास्टिक बोरे की तलाशी लेने पर उसमें एक कार्टन से कुल 6 पैकेट सीलबंद गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 12 किलोग्राम है। अवैध रूप से गांजा ले जाने के आरोप में आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पलामू पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। इतिहास में पहली बार एक कुख्यात गैंगस्टर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि पहले केवल नक्सली या उग्रवादी ऐसा करते थे। यह घटना पलामू पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, जो एक खूंखार आपराधिक गिरोह का सरगना है, उसने पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। डब्लू सिंह एक ऐसा नाम था जिससे झारखंड के कई बड़े व्यवसायी और आम लोग खौफ खाते थे। उसके आत्मसमर्पण ने न सिर्फ पुलिस को बड़ी कामयाबी दी है, बल्कि राज्य में अपराध नियंत्रण के प्रति पुलिस के दृढ़ संकल्प को भी दिखाया है। डब्लू सिंह का आपराधिक सफर 2005 से शुरू हुआ और 2021 तक उसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे। उस पर पूरे राज्य में 37 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में रविवार को ऐतिहासिक विशाल दही हांडी उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति और श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के इस आयोजन में हजारों दर्शकों के उत्साह और गोविंदा टोलियों के जोश ने पूरे माहौल को कृष्ण में बना दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर जिले में सभी तहसीलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह सर्वे 30 सितंबर तक चलेगा। डिजिटल का सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य एवं केंद्रीय शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। प्रदेश के सुरक्षा तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के गनमैन अब अपनी समस्याओं और अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। मोतीबाग में छत्तीसगढ़ गनमैन गार्ड वेलफेयर सोसाइटी एवं पूर्व सैनिक कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का नेतृत्व संरक्षक नायब सूबेदार मणिशंकर साहू एवं नंदकिशोर डडसेना अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गनमैन गार्ड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में संपन्न हुआ। नशे में धुत युवक हर हर महादेव बोलकर नदी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मछुआरे मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने का प्रयास किया। हालांकि तेज बहाव के कारण युवक को नहीं बचाया जा सका और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। रायपुर के थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र के ग्राम छतौद खारे स्थित खेत में करंट युक्त खुला बिजली का तार लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से ओम प्रकाश वर्मा की मौत हो गई थी। घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा को अज्ञात आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को वारदात के आधार पर जीव जंतुओं का शिकार करने वाले लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी होने पर गैर खेड़ा खरोरा निवासी विश्राम धीवर, चिंताराम यादव एवं धर्म सिंह यादव को पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने उनके द्वारा एक अन्य साथी बालकरण वर्मा निवासी खरोरा के साथ मिलकर मृतक ओम प्रकाश वर्मा के खेत के मेड़ में करंट युक्त खुला बिजली का तार लगाना स्वीकार किया गया। खेदौला थाना क्षेत्र स्थित साफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को हुई बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 4 आरोपियों रहीस लोधी, सोनू वर्मन, हेमराज और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1,83,000 नगद, 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की गई है। नवी मुंबई के पनवेल विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का मामला सामने आया है। शेतकरी कामगार पार्टी के पूर्व विधायक बालाराम पाटिल ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में 11,600 लोगों ने 2 बार मतदान किया। पनवेल विधानसभा क्षेत्र में लाखों की संख्या में डुप्लीकेट मतदाता मौजूद हैं। इसके दस्तावेज बॉम्बे हाई कोर्ट को दिए गए हैं। कोर्ट ने डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र 188 पनवेल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, जिसमें कई वोटरों की गड़बड़ी की गई है। इसमें जानते हैं क्या क्या मामला है और क्या इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या है। सर, क्या क्या मामला है और जो वोटर की गड़बड़ी हुई है उससे क्या क्या जानकारी है?
188 पनवेल विधानसभा चुनावी क्षेत्र में अभी जो मसला राहुल गांधी जी ने देश भर में उठाया है वोट चोरी का, उसका सबसे बड़ा अध्याय 188 पनवेल में हुआ है। उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसमें, और ये जब भी हाई कोर्ट जजमेंट देता है, ऑर्डर्स देता है, फिर भी इस पे कुछ अमल नहीं होता। हाई कोर्ट का ऑर्डर डीएम को दिया जाता है, एसडीओ को दिया जाता है, तहसीलदार को दिया जाता है, फिर भी अमल नहीं होता। महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको दिया जाता है, वो भी कुछ उसमें नजरअंदाजी कर देते हैं। और चुनाव आयोग आज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि राहुल गांधी खाली आरोप करते हैं और भाग जाते हैं, कुछ ये देते नहीं। अभी हाई कोर्ट अगर आदेश देता है तो बिगर प्रूफ के तो देगा नहीं। ये होने के बावजूद और वो चुनाव आयोग के नोटिस में आने के बावजूद भी वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। इसका साफ साफ मतलब है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी हुई है। और मेरा ये कहना है कि अगर वोटिंग लिस्ट में सुधार की आवश्यकता है तो वो प्रॉपर तरीके से हियरिंग देके जल्द से जल्द होने चाहिए। आज अगर पनवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 5,62,000 वोटिंग है, तो जाहिर तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं। मुझे कुछ समय पहले लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि हम 1 साल से यहाँ पर रहते हैं पर वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से ये आसान हो गया है। लोग मुंबई से रहने को आए हैं, लोग और स्टेट से रहने को आए हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने की वजह से उल्टा वोटिंग रजिस्ट्रेशन होने की प्रक्रिया सुलभ हो गई है, आसान हो गई है। पर उसकी वजह से दिक्कतें ये हो जाती है कि उनके पहले जहां रहते थे वहां के नाम लिस्ट में कायम रहे। अगर कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कहा है तो ये प्रक्रिया जल्द से जल्द होनी चाहिए। पर इसका मतलब कोई जानबूझ के ये कर रहा है, ऐसा अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो ये इल्जाम गलत है। ऐसे लोग सत्ता में थे तब उन्होंने नहीं कुछ किया। कांग्रेस पार्टी तो सालों तक सत्ता में थी, तब इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। अब बस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव, इसके लिए इल्जाम लगाना आसान है, पर जनता इसके ऊपर विश्वास नहीं रखी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश के कारण मुंबई गोवा हाईवे पर पानी भर गया है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा और शहर के बाजारों में पानी घुस सकता है। सभी नदियां बारिश के पानी से लबालब बह रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम भी बारिश पर नजर रख रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।